हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हम लोग दो स्टैटिक स्टेट में रखे हुए, मतलब रेस्ट में रखे हुए दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक फंडामेंटल फोर्स है जो कि कूलॉम्ब ने खोजा था, कूलॉम्ब ने डिस्कवर किया था। ठीक है, कूलॉम्ब फोर्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कवर्ड बाय कूलॉम्ब। कूलॉम्ब्स लॉ, आप इसको बोलो लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, 1 मिनट प्लीज। तो ये लॉ जो है वो एक फंडामेंटल लॉ है, बिल्कुल ट्रू लॉ। ठीक है, जो नॉर्मल इन्वायरमेंट से लेकर न्यूक्लियस समझ रहे हो, मतलब एटम के नाभिक जो होता है ना, एटम का नाभिक जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में भी ये जो कूलॉम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सॉलिड है एकदम। समझ में आया? वहाँ भी एकदम सॉलिड काम करता है। ये लॉ बोलता है कि अगर दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, मान लो ये 4 कूलॉम्ब है और ये 8 कूलॉम्ब है। चार्ज को कूलॉम्ब में लिखते हैं इनके रिस्पेक्ट में, जो ये साइंटिस्ट है कूलॉम्ब, इनके रिस्पेक्ट में। तो चार्ज को कूलॉम्ब में लिखते हैं, तो ये चार्ज मान लो 4 कूलॉम्ब है, तो ये 8 कूलॉम्ब है ना। तो अभी हम चार्ज नहीं लिखेंगे, जस्ट हम उसको Q1 और Q2 से डिनोट करेंगे। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कोर्स में। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मेरी लाइन ही गलत जा रही है, ठीक से ड्रॉ करना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चार्ज के थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको दिखे, वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों चार्ज हैं और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, यहाँ से यहाँ तक r है। तो कूलॉम्ब ने बोला कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो ये Q1 जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाएगा और जो ये Q2 चार्ज है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा। ये जो Q1 चार्ज है जब Q2 पर फोर्स लगाएगा तो उसको बोलते हैं F। अगर ये चार्ज नंबर 2 है तो फोर्स ऑन सेकेंड, मतलब Q2 ड्यू टू द फर्स्ट F21, ऐसे लिखना चाहिए ताकि
आपको क्लियर हो कि ये दूसरे पर फोर्स है फर्स्ट के कारण। तो Q1 जो चार्ज है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा, और ये जो Q2 चार्ज है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा, F12। पहले पर चार्ज दूसरे चार्ज के चलते, पहले चार्ज पर फोर्स दूसरे चार्ज के चलते, ठीक है। F12 डिनोट करता है कि फोर्स ऑन द फर्स्ट ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। अगर और भी चार्जेस होते और सब फोर्स लगा रहे होते Q1 पर, तो फोर्स ऑन फर्स्ट यानी Q1 पर ड्यू टू द सेकेंड, फिर प्लस फोर्स ऑन द फर्स्ट ड्यू टू द थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन द फर्स्ट ड्यू टू द फोर्थ चार्ज। ऐसे ये डिनोट करता है पहला वर्ड कि इस पर फोर्स लग रहा है, और सेकेंड बता रहा है कि जो इसके बाद लिखा रहेगा ये बताता है कि किस चार्ज के चलते फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ बहुत से चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, केवल 2 चार्ज की बात कर रहे हैं। अब देखना, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है थोड़ी देर के लिए और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये Q1 और Q2 दोनों चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब इनके बीच में जो फोर्स होता है वो रिपल्सन वाला होता है। तो Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पर, ऐसा है कि Q1 तुम दूर भाग जाओ, ऐसे F12 इस साइड में होगा, इस पर फोर्स जो काम करेगा Q2 के चलते वो इसको दूर भगाएगा, और जो ये Q2 पर फोर्स जो लगेगा Q1 के चलते यानी F21, Q2 पर फोर्स इसके चलते, तो ये भी पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव, ये चाहेगा कि तुम भाग जाओ। ये देखो, तो अगर 2 चार्ज का सिस्टम आप देखें तो आपको मिलेगा न्यूटन के थर्ड लॉ से, ऐसे ये चार्ज इस चार्ज के अपोजिट में होगा और इक्वल होगा, क्योंकि यही दोनों चार्ज के बीच की बात हो रही है, ठीक है। 2 चार्ज हैं, तो जितना ये इस पर लगाएगा वही ये इस पर लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ भी काम करेगा, और ये आएगा, वैल्यू सेम आएगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम आएगा, लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट होंगी। यानी ये इस पर इस साइड में फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज इस पर उस साइड में फोर्स लगाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ी देर के लिए अगर ये चार्ज निगेटिव होता और ये पॉजिटिव और वो निगेटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो Q1 है वो Q2 को बोलेगा आ जा, तो F21 अब ऐसे लगेगा, ये इसको खींचेगा, इस 2 पे 1 के चलते जो चार्ज फोर्स लगाएगा, मतलब Q2 पर Q1 के चलते जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, और सिमिलरली Q1 पर इस Q2 चार्ज के चलते जो फोर्स लगेगा ये भी बोलेगा आ जा, ऐसे लगेगा। तो अभी भी देखो ये लॉ फॉलो हो रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन उल्टा है, ये इधर को ये इधर को, लेकिन अट्रैक्टिव है। तो ये कॉन्सेप्ट है 2 चार्जेस के बीच में फोर्स का, और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, इस फोर्स की जो वैल्यू है, यानी F12 कह लो या F21 कह लो, 2 चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्स की जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड
दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, वैल्यू ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कहीं लिखा हो -4 कूलाम और कहीं लिखा हो 8 कूलाम, तो हम निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फोर्स की वैल्यू पहले हम न्यूमेरिकली निकालेंगे, यानी केवल नंबर्स पर, अपॉन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर ये -4 कूलाम है तो हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 8 कूलाम लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना हर एक बात पर, ठीक है। तो कूलॉम ने बोला कि दो चार्जेस अगर पास में रखे हैं r डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है अभी बताते हैं, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड अपान दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है उसका r²। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई वैल्यू। लेकिन फोर्स एक मैग्नीट्यूड ही नहीं है, फोर्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं है। फोर्स में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, हर फोर्स की एक डायरेक्शन है, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, और अगर आप इसको डायरेक्शन देते, यानी F12 हो, अगर आप F12 ऐसे लिख रहे हैं तो अभी देखो, अभी ये क्या था कि अभी ये मैग्नीट्यूड थे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लिखा था हमने। तो अगर आप इसको वेक्टर में लिखेंगे, यानी डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉड Q2 का मॉड, यानी मैग्नीट्यूड अपान r²। और ये तो था न्यूमेरिकल वैल्यू केवल, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है एकदम, चूँकि हमने मैग्नीट्यूड लिखा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम डायरेक्शन भी उसमें ऐड करें, ताकि तभी तो हमारा फोर्स कंप्लीट होगा दिखाने के लिए। तो डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन कूलाम ने बोला कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो एक्सिस होती है, यानी लाइन, उसी के अलोंग उसका फोर्स काम करता है। ये नहीं कि ऐसे फोर्स काम कर रहा ना, दोनों को जो मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग। तो अगर हम इस ओर अपनी एक डायरेक्शन ले लेते हैं, इसी एक्सिस की ओर, ये एक डायरेक्शन ले लिया, और डायरेक्शन क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर यहाँ पर हम r इस्तेमाल कर रहे हैं तो जस्ट हमने यहाँ पर r² लिख दिया। डायरेक्शन क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स, i कैप, j कैप, k कैप, ये हमने वेक्टर अलजेब्रा में आपको बहुत ढंग से पढ़ाया था। ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो वो तो जो थे वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हम मान के चले थे, तो वहाँ पर हम यूनिट वेक्टर्स i कैप, j कैप, k कैप इस्तेमाल करते थे, जो कि बताता था डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। वो तो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस थी। आप चाहें तो किसी भी लाइन पर डायरेक्शन ले सकते हैं, किसी भी एक्सिस पर, जो x, y, z यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ही नहीं, कहीं भी, जैसे ये इधर हमने ले ली, x, y, z ऐसा करके नहीं, इधर ले ली। तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, उधर आप एक यूनिट वेक्टर कोई ले लीजिए और उसको लिख दीजिए, जैसे हमने लिख दिया r²। जस्ट ये कुछ नहीं बताता, ये केवल डायरेक्शन बताता है कि चलो इस ओर डायरेक्शन है। तो सिंपल सी बात है कि जो F21 यानी दूसरे पर जो फोर्स जो लगेगा वो बस निगेटिव होगा, इसकी डायरेक्शन के उल्टा। क्योंकि अगर ये इस पर इस साइड फोर्स लगाएगा तो वो उस पर उस साइड फोर्स लगाएगा, दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं कि हम केवल न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं।
न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब केवल ये डायरेक्शन खुद से, मतलब ये प्लस माइनस नहीं लेते हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हैं और डायरेक्शन हम खुद डिसाइड करते हैं अपने दिमाग से। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो डायरेक्शन उनकी बीच में इस तरह आएगी कुछ, और पॉजिटिव या निगेटिव जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। तो डायरेक्शन हम अपने दिमाग से इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। डायरेक्शन फिर हम अलग से जोड़ेंगे, डायरेक्शन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ना करें तो अच्छा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है वैक्यूम की परमिटिविटी। मान लो ये हमारा एक्सपेरिमेंट या ये जो चार्ज हैं ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, जहाँ कोई मीडियम इन्वॉल्व नहीं, मतलब एयर नहीं है, वाटर वेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग वैक्यूम में हैं। तो ये वैक्यूम की परमिटिविटी वैल्यू है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। और अगर आप इसको देखें तो ये है फोर्स, उधर तो न्यूटन अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर, दोनों चार्ज आ जाएंगे, और ये डिस्टेंस, मतलब ये न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर हो गया। और 4 पाई जो है वो तो आप जानते ही हो, ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट है नहीं। तो ये जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है वो इतनी होती है, इसका हम यूज करेंगे। और अगर आप इस वैल्यू को टोटल आप अगर लिख कर देखें 4 और पाई की वैल्यू रख के, तो ये लगभग 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर वैल्यू आएगी, लगभग। तो हम इसकी वैल्यू यूज करते हैं। इतनी वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पर, लगभग आता है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं होती है। 3.14 ऐसे ऐसे करके बड़ी लंबी जाती है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए 3.14 लेते हैं। तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये लफड़ा है, बहुत लंबा जाता है। डॉट के बाद काफ़ी नंबर आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वैक्यूम ना हो, एयर हो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, कोई ऑयल हो सकता है, कोई वाटर वेपर हो सकता है, कुछ भी हो, तो वहाँ पर हम ये वैल्यू जो वैक्यूम की परमिटिविटी वैल्यू है वो उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहाँ पर हम एक और चीज़ लगाते हैं के साथ में, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो वहां जो इफेक्टिव परमिटिविटी आएगी ना, वो आएगी के एप्सिलॉन नॉट, और उसको हम शॉर्ट में एप्सिलॉन लिखेंगे केवल। तो अगर
वैक्यूम है तो इफेक्टिव परमिटिविटी केवल एप्सिलॉन नॉट होगी। तो यहाँ से मतलब मिला कि वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1। लेकिन अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडिया है, कोई और मीडिया है, तो उसकी के की वैल्यू रखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट से हम गेन करते हैं। डिफरेंट पदार्थ जो हैं, मैटर हैं, उनका ये जो के वैल्यू है वो हम एक्सपेरिमेंट से ही मतलब ज्ञात किए हैं अभी तक। तो उसकी एक लिस्ट है। तो अगर कोई और मीडिया है तो वहाँ पर जो ये एप्सिलॉन है यानी इफेक्टिव परमिटिविटी वो इतनी होगी। तो आप लिख सकते हो कि चार्ज 1 पर 2 के चलते फोर्स या चार्ज 2 पर 1 के चलते फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई अभी एप्सिलॉन नॉट यानी वैक्यूम की परमिटिविटी ये और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर r कैप। ये मतलब हम डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देंगे। और ये जो डायरेक्शन है वो हम अपने सेंस से इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम, लिखेंगे नहीं। कोशिश करेंगे कि हम मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करें और डायरेक्शन अपने सेंस से जब निकाल लें तब उसको तब यूज करें। तो ये है हमारा कूलॉम लॉ। बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा दिख रहा है चित्र में। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यहाँ दो चार्ज हैं, वहाँ 2 मास होते थे। जैसे ये मान लो अर्थ है और ये सैटेलाइट है। एक अर्थ का मास कैपिटल M है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता था, एक दूसरे को खींचने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी इस नेचर का एक बिल्कुल फंडामेंटल लॉ है। समझे? वो भी हर जगह काम करता है। जैसे ये कूलॉम्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ है, वैसे ग्रेविटेशनल लॉ भी एक फंडामेंटल लॉ है। तो वो होता था G पहला मास, दूसरा मास, यानी यहाँ मान लो हम अर्थ और सैटेलाइट ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और फोर्स है तो उसकी एक डायरेक्शन भी होती थी, तो उस डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं r कैप से, क्योंकि जो फोर्स होता है वो दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही के मतलब लाइन के अलॉन्ग होता है। तो उसी लाइन यानी r के अलॉन्ग ही हमने एक डायरेक्शन लिख ली, डायरेक्शन r कैप। तो ये होता था ग्रेविटेशन फोर्स। ये भी एक फंडामेंटल लॉ है। ये फंडामेंटल लॉ हैं दोनों, नेचर के लॉ। बस फर्क ये है कि ये अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। जो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पर कि चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यानी उस पदार्थ, जो 2 पदार्थ हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है या इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है। हमने पहले ही बताया कि चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द electrons and that are most probably from the outer shell of the atom। ओके, तो दोनों चार्जेस जो हैं उनके नेचर पर डिपेंड करेगा ये कूलॉम लॉ। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है आपस में और रिपल्सिव भी हो सकता है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दोनों में ये अंतर। कोई डाउट हो तो बताओ। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई डाउट होगा। अभी ये 2 चार्जेस के बीच का कॉन्सेप्ट है। अब हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
और इनको अप्लाई करेंगे मोर देन 1 चार्जेस में, ठीक है। मोर देन 1 नहीं, मोर देन 2 चार्जेस के कम्बिनेशन में। अभी हमने सिर्फ 2 चार्जेस लिए हैं, अभी कई चार्जेस लेकर थोड़ा उसको अप्लाई करके देखते हैं इस फार्मूले को कि नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमको समझ में आ रही है कि ये जो फोर्स है, क्या कूलॉम फोर्स, ये लगातार आर पर डिपेंड हो रहा है, लगातार आर यानी दोनों चार्जेस के बीच की दूरी पर डिपेंड है। यानी अगर चार्जेस के बीच की दूरी बदलेगी तो ये फोर्स भी वेरी करेगा, ये वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स है। और अब आपको बता देते हैं कि यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहा गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आप ध्यान से देखो तो ये बताता है कि 2 चार्ज यानी Q1 और Q2 जो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, तो Q1 और Q2 दोनों रेस्ट में है। आइडियली दोनों रेस्ट में होने चाहिए, या जितने भी चार्जेस हमारे पिक्चर में हैं वो रेस्ट में होने चाहिए अगर हम ये कूलॉम लॉ सक्सेसफुली अप्लाई करें तो। मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का है। लेकिन अगर दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, मतलब काफ़ी स्लोली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर आप कूलॉम लॉ लगा सकते हो। मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम लोग मोशन हो रहा होता है हल्का सा, वहाँ ये लगा देते हैं और थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि जरा सा अगर ये हिले आपस में तो इसकी वैल्यू बदल जानी चाहिए, क्योंकि ये आर स्क्वायर पर डिपेंड है। समझ में आया? वो भी स्क्वायर में डिपेंड है। अगर उनके बीच की दूरी 2 गुनी हो गई तो फोर्स 1/4 रह जाएगा। उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट अगर 3 गुना हो गया तो जो फोर्स की वैल्यू वो 1/9 टाइम्स यानी 9 गुना कम हो जाएगी। दूरी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। इतना ये फोर्स चार्ज पर नहीं डिपेंड है जितना ये फोर्स दूरी पर डिपेंड है। तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम में कभी कभी जब 2 चार्जेस के बीच में अगर मोशन रिलेटिवली बड़ा स्मॉल है या डिस्प्लेसमेंट बहुत हल्का है, या एक चार्ज दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में बहुत स्लोली मोशन कर रहे हैं, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अन्यथा ये एकदम गलत बात होगी। ये आइडियली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए फोर्स है। समझ में आया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थोड़ा एडवांस लेवल की, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके प्रॉब्लम को सही और गलत कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।